हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हिंदी शिक्षण में महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी। आज मैं आपको इस अति लघुत्तरीय प्रश्न की पार्ट 3 में जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें और डीएलएड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी नोटिस हैं, जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। तो चलिए, पहला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है पार्ट 3 का, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। आपको पता है हमारी अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक तो लिखित अभिव्यक्ति होता है, एक मौखिक अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में क्या होता है, जब भी आप अपने मन के भाव विचारों को क्या करते हैं, लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। और जब भी हम अपने विचारों को या अपने किसी भी पार्ट की चर्चा को, अपने विचारों को जब हम मौखिक रूप से यानी कि बोलकर किसी चीज़ को समझाकर यानी स्पीच देकर आप क्या करते हैं, उसके माध्यम से आप प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे विचार विमर्श, वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? वार्तालाप का मतलब होता है एक दूसरे से अपनी बातें कहना। ठीक है, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा। ठीक है, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करना। कविता पाठ यानी किसी पाठ की कविता को सुनाना। भाषण देना। अब भाई आपसे कोई भाषण देने के लिए बोल दे तो आप भाषण को लिख कर नहीं देखते। आपने नेता लोगों को देखा होगा कि क्या करते हैं, वो भाषण देते हैं तो क्या करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं यानी बोल कर बताते हैं। ठीक है, तो भाषण देना, व्याख्या, किसी चीज़ की व्याख्या आप मौखिक रूप से करते हैं। कहानी सुनाना, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। ठीक है, मौखिक का मतलब होता है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को क्या करना, मौखिक रूप से यानी बोल कर प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ गया है कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के साधन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें और ध्यान से सुने। वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपका है लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो सार लेखन का मतलब जानते हैं क्या होता है? सार का मतलब होता है जैसे कोई बड़ी सी बात होती है, जैसे कि विस्तार में कही गई बातों को कम शब्दों में लिखना, यानी कि बहुत बड़ी बात है उसको कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? सार लेखन कहलाता है। जैसे आप संदर्भ में लिखते हो कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत कहानी ये किस पार्ट से ली गई है, किस लेसन से ली गई है, किस राइटर ने लिखी है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो ना, या प्रसंग आप लिखते हो तो पूरा बता देते हो कि ये किस उद्देश्य पर आपकी ये कहानी दी गई है। ठीक है, तो किसी भी बढ़ा चढ़ाकर की गई बात को या फिर किसी भी विस्तार में की गई बात को कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? सार लेखन कहलाता है। नेक्स्ट है पत्र लेखन। आप जो पत्र लिखते हैं, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि, ये सभी आपके क्या आते हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? अभी मैंने आपको बताया कि अपने भाव विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना यानी लिख कर बताना। अपने भाव विचारों को क्या करते हैं? लिख कर बताते हैं। जैसे कि आपके क्लास में टेस्ट वगैरह होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप लिखित देते हैं ना, बच्चों से क्या करते हैं? लिखते ही तो हैं, पेपर देते हैं तो पेपर को वो क्या करते हैं? लिखित रूप में देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक एक बच्चा उस पेपर को सुनाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अपने भाव तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, यानी कि जो मानव के जो विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो क्या होती है? स्थायी होती है। जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या थे, जैसे कि आप पहले महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में या किसी के भी बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो वो एक लिखित अभिव्यक्ति है, वो एक स्थायी होती है उनके बारे में आप उसको जानते हैं, आप उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसका व्यक्ति क्या करता है? अध्ययन करता है। इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार आपसे कोई बोल कर बता गया, जैसे क्लास में टीचर आता है तो वो लिखी हुई चीज़ों को आपको समझाकर चला जाता है। फिर क्या होता है? आप कुछ चीज़ें उनकी समझ पाते हो और कुछ चीज़ें उनकी, अब सारी चीज़ें तो आप याद नहीं कर सकते हो ना कि वो क्या बोल कर गए हैं,
आप A to Z तो उसे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आप उसमें से भूल भी सकते हो, ठीक है। या आप भी किसी भी बात को किसी से कहना चाहते हो तो क्या होता है, अब आधी बात आप भूल जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए लिखित अभिव्यक्ति को सबसे अच्छा साधन माना गया है कि वो हमेशा आपकी लिखित रूप में रहेगी, वो हमेशा लिखी रहेगी, वो कभी भी आप उसका अध्ययन कर सकते हो, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व होता है, अपने भाव तथा विचारों को लिख कर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है या अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अक्षर का क्या अर्थ है, लिखिए। अक्षर, अक्षर से ही आप जान गए होंगे क्या लिखा है, अक्षर। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये किस में टूट जाता है, आ प्लस क्षर। और क्षर का मतलब होता है, क्षर का मतलब क्या होता है, नाश। क्षर का मतलब होता है नाश, यानी, और आ का मतलब होता है नहीं, जिसका कभी भी नाश ना हो, यानी जो कभी भी खत्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। समझ में आ गया, जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं, यानी किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, यानी जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका जो कभी खत्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। क्या होता है अक्षर मिलकर, जैसे आपने लिखा का प्लस माँ प्लस ला, क्या हो गया, कमल, ठीक है। तो कमल हो गया, का धन माँ धन ला, क्या होगा, कमल, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे एक साथ तो ये क्या बन जाएगा, कमल, यानी ये एक शब्द बन गया। तो दो या दो से अधिक क्या होते हैं, अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं, एक शब्द बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है, यानी कि अक्षर के समूह का दूसरा नाम क्या है, वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। स्वर क्या होता है, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, यानी कि जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इन्हें हम किसी और की सहायता से नहीं बोलते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आप का बोलते हो, आप का लिखते हो, तो ये का अकेला नहीं है, इसमें क्या है, इसमें एक स्वर भी मिला है, क प्लस छोटा आ। हमेशा हर व्यंजन के व्यंजन में छोटा आ क्या होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आप क्या करते हैं, जो क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनि के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। यानी व्यक्ति अपने विचारों को, जो विचारों को प्रकट करने के लिए वो जिस प्रतीक का प्रयोग करते हैं, यानी जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी उनके समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आप किसी के पास गए हो, अपने भाव विचारों को प्रकट करो, तो आप उसे ये तो नहीं कहोगे का खा गागा, ऐसे तो नहीं बोलोगे भाई। जब आप क्या करेंगे, दो वर्डों को मिलाकर, दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाकर शब्द बनाएंगे, तभी आप अपनी बातों को प्रकट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द आपके दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो भेद होते हैं, एक ध्वन्यात्मक शब्द और एक वर्णात्मक शब्द। यानी एक ध्वनि के रूप में होता है, एक वर्ण के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। आदर्श वाचन का मतलब होता है, आदर्श का मतलब जानते क्या, तो आदर्श का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो आदर्श वाचन यानी अच्छा वाचन किसे कहते हैं, तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। और ये देखिए 2015 में पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्या होता है, शिक्षक द्वारा, जब भी आपको शिक्षक किसी भी चीज़ को समझाता है, किसी भी चीज़ को पढ़ाता है, तो एक सुर के साथ, एक लय के साथ और गति के साथ, ये नहीं भागता चला जा रहा है, आपको समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विराम चिन्हों के साथ आपको बताते हैं, जहाँ पर ठहराव होता है वहाँ पर वो रुक जाता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, अल्प विराम लगना होता है वहाँ पर अल्प विराम लगता है, जहाँ पर विस्मयदिबोधक चिन्हों का प्रयोग होता है वहाँ पे वो उसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो शिक्षक आपको उचित सुर में, उचित लय में, गति में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो पढ़ाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन कहते हैं। ये नहीं कि एकदम धीरे धीरे ही पढ़ना या फिर जल्दी जल्दी भागते चले जाना, ये एक आदर्श वाचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए।
तो अनुरक्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। और निस्सीम का मतलब होता है असीम, मतलब नहीं, आई मीन इसका विलोम शब्द जो होता है वो होता है असीम। ठीक है, और सब देखिए 2015 में पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह जानते हैं क्या होता है? ये होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं? जब आप बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं या आप किसी से घृणा करते हैं, यानी कि किसी से क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं, या आपको बहुत दर्द होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है, आप बहुत ज़्यादा हर्ष में होते हैं। ठीक है, तब आप विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी दुख को प्रकट करते हैं, ओह ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो ओह आप जब बोलते हैं ओह ये तो बहुत दुख की बात है, तो ओह के बाद आप क्या लगाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, यह खुशी की आप जैसे आपको कुछ अच्छा लग जाता है, आप कहते हैं वाह, वाह के बाद आप क्या करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छा है ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी क्या होती है? पीड़ा हो, आपको दर्द होता है, आप बोलते हैं ओहो। ठीक है, या अत्यधिक हर्ष होता है, ये घृणा होती है इत्यादि का बोध करने के लिए हम क्या करते हैं? इन सभी के बोध के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। एक चीज का हमेशा याद रखिएगा कि जब सम होता है तो ये जो माँ होता है, जब भी आप किसी इसके दो शब्दों को मिलकर जब इसको बनाते हैं तो ये जो सम जो होता है ये इस तरीके से उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, यानी ये माँ जो है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो संगीत को आप कैसे लिखते हैं? बहुत से लोग अगर पूछ लिया जाए संगीत आप ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन अगर इसे तोड़ने को कहा जाए तो आप ये क्या करेंगे? सम हो जाएगा, सम प्लस गीत। ठीक है, संगीत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम्मान। तो सम्मान आप कैसे लिखते हैं? सम्मान, आधा माँ। और ये आधा माँ क्यों है? अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जब भी ये किसी माँ के नीचे हलंत लगा हो तो उसे हम आधा माँ पढ़ते हैं। याद रखिएगा, दिमाग में बसा लीजिए कि जब भी किसी माँ के नीचे हलंत लगा हो यानी कि वो आधा माँ की बात हो रही है, और केवल पूरा, अगर पूरा माँ लिखा हो तो वो पूरा ही का पूरा रहेगा। पूरा माँ का मतलब क्या हुआ? माँ यानी हलंत लगा हुआ है, और आ, मैंने आपसे कहा था ना कि व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो ये आपका आधा व्यंजन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? तो सम्मान में आप कैसे लिखेंगे? सम प्लस मान। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे टिक इसलिए लगाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये आपके यूपी टेट सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए यहाँ पे। ये आपका यूपी टेट या सी टेट में हमेशा पूछा जाता है, ये एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है आपके डीएलएड यूपी टेट सी टेट का और सुपर टेट का भी। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। तो ये एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार मैं बोल रही हूँ, ये यूपी टेट और सी टेट का एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपी टेट सी टेट में बहुत आता है। एक आपका प्रकृति का सुकुमार कवि, दूसरा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी, भाई अंधे की लकड़ी क्या होती है? एक सहारा होती है ना उसका। भाई किसी अंधे को एक लकड़ी पकड़ा दोगे तो वो क्या होती है? उसका सहारा बन जाती है। तो ऐसे ही आप आराम से समझ सकते हो। तो अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। ठीक है, जब भी कोई अंधा होता है आप उसको किस लिए लकड़ी देते हो? सहारे के लिए ना। तो एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? देखिए इसमें लिखा है, रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा? यानी कि जो रूपचंद्र थे उनका एक ही इकलौता बेटा था, जो क्या हुआ, जो किसी भी एक्सीडेंट में क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। अब क्या हुआ? अब रूपचंद्र अकेले हो गए, यानी कि उनका जो अंधे की जो उनकी जो लकड़ी थी वो यानी कि उनका एकमात्र जो सहारा था वो भी चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये प्रसंगोचित शब्द जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और मैंने समास आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको समास के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके समास, ये आपका क्या है? विलोम शब्द है, आपका समास है आपका। ठीक है, संधि है,
ठीक है। विलोम शब्द, समास, संधि, उपसर्ग, प्रसंग, ये आपकी 5 चीजें जो हैं ये आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सारे क्वेश्चंस हमेशा यहीं से आते हैं और क्वेश्चन नहीं होते। बहुत ज़्यादा क्या होता है, कुछ मुहावरे पूछ लिए जाते हैं, कुछ अर्थ भी पूछ लिया जाता है, कुछ सीटेट में क्या होता है, अर्थ पूछा जाता है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में अर्थ भी पूछते हैं, विलोम शब्द पूछते हैं, समास पूछते हैं, संधि पूछते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके टेट में भी पूछते हैं और सुपर टेट में भी इसी तरीके से आता है। ठीक है, बस ये रहता है सुपर टेट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, और जो आपका टेट है और सीटेट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप एक बार में भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपके जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तम प्रश्न थे ये यहीं पे समाप्त होते हैं, यहीं पे खत्म होते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया है। क्या कहा है, छह संयुक्त वर्ण किन शब्दों से या किन वर्णों से मिलकर बना है, किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो आपको पता है संयुक्त वर्णों के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्या क्या होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, एकदम रट लीजिए, यही सब आपके टेट और सीटेट में आएंगे। अगर आपने डीएलएड की अच्छे से तैयार की है तो आपको टेट और सीटेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। और आपको बता दें कि संयुक्त वर्ण के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है। अगर आप वहाँ पर फिर से जाके पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया था आपको। तो क्या है, छ, त्रंग, ज्ञा, श्रा ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। आपको पता है जो छ होता है ये क और श से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब भी आप कभी कक्षा बोलते हैं तो आप कक्षा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कक्षा। क्या बोलते हैं, कक्षा, ऐसे तो बोलते हैं ना, कक्षा। तो क्या होता है, तो ये छा जो आपका होता है ये का और शा 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 4 ऑप्शंस आपके दे दिए जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, जिसमें से इस तरीके से लिखा होता है का प्लस शा, और सा के नीचे हलंत लगा होता है बराबर शा। फिर एक दे दिया जाता है का के नीचे हलंत लगा होता है और शा के नीचे भी हलंत लगा होता है और दे दिया जाता है छा। फिर आपका दे दिया जाता है का और शा पूरा दे दिया जाता है और दे दिया जाता है छा। एक आपका दे दिया जाता है का के नीचे हलंत लगा है और शा दे दिया जाता है और छा। ये 4 इस तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं, आपके ऐसे दे दिया गया। अब इसमें कहेगा कि आप संयुक्त वर्ण के 2 वर्णों को मिलाकर जो संयुक्त वर्ण बना है इनको छाटीन में से कौन सा सही है, किन 2 वर्णों से, किन 2 सही वर्णों से मिलकर ये छा बना है। तो का और शा यहाँ पर भाई पूरा ये वर्ड है, ये भी पूरा वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये का और शा, यह शा में हलंत नहीं लगेगा। जो लास्ट का एक चीज याद रखिएगा, जो लास्ट का जो होता है उसमें हलंत नहीं लगता, हलंत हमेशा फर्स्ट वाले में लगा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों में तो भाई हलंत लग नहीं सकता है, दोनों में हलंत लगेगा तो ये दोनों वर्ड कैसे बन पाएंगे, तो ये भी गलत होगा। तो जिसमें भी पहले का में क्या होता है, जब भी आप 2 वर्णों को एक साथ मिलाते हो तो पहले में हलंत लगा होगा और दूसरा फ्री होगा एकदम, याद रखिएगा, पहले में हलंत होगा और दूसरा एकदम फ्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देकर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।